हेलो डियर। तो आप सभी को पता है कि मैं डेली जो है शाम में आप सभी के लिए वीडियो डालता हूं, ठीक है ना। शाम में जो है आपको 6 बजे डेली वीडियो डलता है। तो यहाँ पे आप लोग को आज 47 नंबर का वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से चलिए आज हम लोग 47 नंबर का अच्छे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है मिकोनियम का हरा काला रंग किस वर्णक द्वारा होता है। मीन्स मिकोनियम आप लोग जानते हैं शिशु के प्रथम मल को मिकोनियम कहते हैं, ठीक है। उसमें जो हरा काला रंग होता है यह किस रंग किस वर्णक के कारण होता है। देख सकते हैं बिलिब्रीन के कारण, उर्बिलियोनियोजन के कारण, बी एलर्बिडिन के कारण या सभी। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर अपना जो है बी होगा। मिकोनियम का काला रंग यानी मिकोनियम का जो वर्ण देने वाला जो वर्णक है वो उर्बिलियोनेजेन है, ठीक है, उर्बिलियोजेन याद रखिएगा। आगे है मोर रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। कहने का मतलब है मोर रिफ्लेक्स जो है कब जो है आपको मोरे रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। मतलब मोरे रिफ्लेक्स जो अपन है वह कब ख़त्म होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। 8 माह, 10 माह, 12 माह, 14 माह कब होगा। तो लगभग है थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 वर्ष के बच्चे को आवश्यकता होती है प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की। प्रतिदिन 1 वर्ष के मान के बच्चा है तो प्रतिदिन उसको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो कौन सा 5 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 1500 किलो कैलोरी और 2000 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला, ठीक है ना, 1000 किलो कैलोरी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे है फ्लैग साइन पाया जाता है किसमें। ऑप्शन ए है दस्त, ऑप्शन बी है टिटनेस एंड आगे है पेचिस एंड यहाँ पे है ऑप्शन डी PEM। तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो देखिए फ्लैग साइन जो पाया जाता है वह आपको पाया जाता है क्वास्क्योर में, ठीक है ना, क्वास्क्योर में। तो ये ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है इसमें आपका फ्लैग साइन पाया जाता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, माल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 कहते हैं जिसमें वजन समान वजन से कम होता है कितना। माल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जिसमें वजन समान वजन से कम होता है। समान वजन से कितना कम होता है तो हम लोग माल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 70%, 51 से 60%, 61 से 70%, 78 से 90%। तो माल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 जो हम कहते हैं वह समान वजन से लगभग 51 से 60% अगर कम जाएगा। मान गए अगर 30 केजी वजन है, ठीक है, 30 केजी का अगर 60% हम लोग निकालते हैं तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 18 केजी वजन कम होगा, ठीक है ना। यानी 18 केजी, 30 केजी जो नॉर्मल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मात्र 12 केजी, 18 केजी कम है तो वह ग्रेड 2 में आएगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है क्वास्कियोर। क्वास्कियोर का कारण क्या होता है, कैलोरी कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, वस्त्र कुपोषण, इनमें से सभी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वास्कियोर प्रोटीन लैकनेस के कारण होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है मरासमस का कारण क्या है। तो कैलोरी कुपोषण, वस्त्र रोजगार, ठीक है ना, और प्रोटीन कुपोषण एंड उसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा मरासमस बेसिकली जो होता है वह कैलोरी कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण दोनों कुपोषण के कारण होता है, ठीक है ना। तो मरासमस विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, कैलोरी, प्रोटीन, इन सब के कमी के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का है IQ निकालने का सूत्र क्या है। IQ निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है, देखिए इसका मतलब बाटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके मतलब जो है आपके बाटा होंगे, याद रखिएगा, ये सब बाटा है। देखिए तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू में 100, ठीक है। शारीरिक आयु इंटू 100 और बटा में मानसिक आयु, ठीक है। शारीरिक आयु बट्टा में 2 इंटू 100, ठीक है। मानसिक आयु और इंटू 2, मानसिक आयु इंटू शारीरिक आयु, क्या आपका राइट होगा। तो IQ निकालने का बेस्ट फार्मूला मानसिक आयु, ठीक है, मेंटल एज बटा में एक्चुअल एज आई इंटू में 100, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। डेरोप्थेल्मिया, फ्राइनोडर्मा, रतौधी, उपरोक्त में से सभी।
तो देखिए राइट आंसर जो होता है वो कौन सा होगा, और राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपके विटामिन ए की कमी से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जेरोप्थेल्मिया भी, रतौंधी भी, ठीक है ना, और फ्राइनोडर्मा भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ टेस्ट किसमें किया जाता है, कुंभ टेस्ट किसमें जो है किया जाता है, ठीक है ना। देखिए कुंभ टेस्ट हेमोलाइटिक पीलिया, प्राकृतिक पीलिया, अवरोधक ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, यकृत कोशिकीय पीलिया। तो कुंभ टेस्ट एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यून सिस्टम को चेक करता है, ठीक है, जिसमें जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, इसके ब्रेक डाउन जो होने से जो आपके हेमोलाइटिक एनीमिया होता है उससे आपको हेमोलाइटिक पीलिया का पता चलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बिटॉट स्पॉट लक्षण विटामिन किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, विटामिन ए की कमी जो होता है रतौंधी होता है, ठीक है, आपको ये भी पता है, और विटामिन ए जो होता है बिटॉट स्पॉट के लक्षण भी दिखते हैं इसके कमी से, ठीक है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, एम्फीमिया एम्पाइमा से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। एम्पाइमा देखिए एक होता है एम्फाइसमा, यहाँ पे एस लगा रहेगा बीच में तो वो अलग मैटर हो गया, लेकिन एम्पाइमा सीधा कह देगा, यहाँ पे देखिए एम्पाइमा कह देगा तो ये होता है तरल पदार्थों का, ठीक है ना, पस का भरा होना, पस का भरा होना, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी में पानी भरना, प्लूरल कैविटी में हवा भरना, प्लूरल कैविटी में पस भरना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, प्लूरल कैविटी में पस भरना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निमोनिया में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, स्वर यंत्र, फेरिंक्स, ब्रोंकी, एल्वेोली, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, तो निमोनिया में सबसे ज़्यादा जो है एल्वेोली जो है आपके प्रभावित होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम सामान्यतः किनके द्वारा होता है, एरिनो वायरस, ठीक है ना, एरिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, उपरोक्त में से सभी। तो नॉर्मली आप लोगों को पता होना चाहिए सर्दी जुकाम एरिनो वायरस में भी होता है, इन्फ्लुएंजा में भी, और राइनो वायरस से भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सर्दी जुकाम एक कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मली आपको छोटे बहुत इन्फेक्शन में होता है, बेसिकली वायरल जो इन्फ्लुएंजा वगैरह है इस टाइप के में। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे हम लोग चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब समाप्त हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब समाप्त हो जाती है, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 20 दिन में। देखिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक जो है उसमें जो है आपको रहता ही है जॉन्डिस, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चा में जन्म के बाद, लेकिन यह ऑटोमेटिक जो है आपको ठीक भी हो जाता है। तो वही बोलता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब समाप्त हो जाता है, कितने दिन में, तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 20 दिन में। तो ये लगभग 7 दिन के जो है में आपको समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं समाप्त हो तो फिर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आगे है यहाँ पे, सही अपशिष्ट निपटान के लिए कौन सा विधि सबसे प्रभावी है, सही अपशिष्ट, ठीक है ना, निपटान मतलब डिस्पोजल, यानी वेस्ट को डिस्पोजल करने का सबसे इफेक्टिव मेथड इनमें कौन है, ठीक है, निगलना, जलाना, खोदना, डंपिंग, फिर से उपयोग करना, यानी रिकम्पोजिंग। तो देखिए सही निपटान करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि भाई उसे आप इंसिनरेट कर दो, जला दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जलाना आपका राइट होगा, ओके। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी विसर्जन का मतलब क्या है, जल्दी विसर्जन मतलब जल्दी से डिस्पोज करना, इसका क्या मतलब होता है, सहज तरीके से साफ सड़े हुए जगह पर अपशिष्ट डालना, ठीक है, कचरा या अपशिष्ट को सही तरीके से साफ स्थल पर डालना, कचरा या अपशिष्ट को जगह जगह फेंकना, सभी उपरोक्त। तो जल्दी विसर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए जल्दी विसर्जन का मतलब होता है कि कचरा या अपशिष्ट को सही तरीके से साफ स्थल पर डालना। मतलब जल्दी विसर्जन करने का मतलब है कि आप जल्दी कंपोज उसको करना चाहते हैं, तो आप कचरा को क्या करें, सही तरीके से सही जगह पर रखकर उसे जो है आप क्या करेंगे, एक स्थल चुनेंगे, यहाँ वहाँ जो है कचरे को नहीं फेंकेंगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आगे है, कौन सी वस्तु को कौन से डिस्पोजल बिन में फेंका जाना चाहिए,
नाम के आगे यहाँ पे दिया है, किसके आगे कौन से फेंकते हैं, ठीक है ना। नाश्ता के बाद की खाली प्लेट किस बेस्ट डिस्पोजल, नाश्ता के बाद की खाली प्लेट आप किस बेस्ट डिस्पोजल में डालेंगे। पुराने कपड़े कपड़ा रिसाइकिल बिन में डालेंगे, पुराने बिजली के बल्ब इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, खाली दवाई की बोतलें मेडिकल डिस्पोजल बिन, आप किसको किस में डालेंगे, ठीक है ना। नाश्ता के बाद जो खाली प्लेट होता है उसको आप बेस्ट डिस्पोजल में डालेंगे, कौन सा ये बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका सी होगा, 18 के सी। पुराने बिजली के जो बल्ब होते हैं ख़राब हो जाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग के लिए जो है उससे क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सुरक्षित कूड़ा निर्मित कूड़ा जो है कौन सा बीन है, यानी सबसे सुरक्षित सबसे जो है सिक्योर्ड जो है आपके कौन सा बीन है। प्लास्टिक का कूड़ा बीन, ग्लास का कूड़ा बीन, स्टील का कूड़ा बीन, बायोडिग्रेडेबल का कूड़ा बीन, ठीक है ना। तो देखिए जो बायोडिग्रेडेबल होता है वह आपके हमारे पारिस्थितिक तंत्र से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बायोडिग्रेडेबल का कूड़ा बीन काफ़ी जो है आपको अच्छा सुरक्षित माना जाता है, ठीक है ना। आगे है कौन सा विकल्प सही है। जब हम अपशिष्ट डिस्पोज के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कचरे को हमें डिस्पोज करना है तो इनमें से कौन सा जो है आपको सही होगा। प्लास्टिक को ध्वनि अपशिष्ट के रूप में प्रयोग करें, नगरीय अपशिष्ट को नाले में डालें, कूड़े के अलग करके उसका पुनर्चक्रण करें, कुछ भी, क्योंकि यह अपशिष्ट है। देखिए कुछ भी यह अपशिष्ट है तो होगा नहीं भाई, ठीक है। नगरीय अपशिष्ट को नाले में डाल ले, इससे नुकसान ही होगा, ये तो होगा नहीं। प्लास्टिक को ध्वनीय अपशिष्ट के रूप में उपयोग करें, भाई प्लास्टिक को आप ध्वनीय अपशिष्ट के रूप में कैसे उपयोग कर लेंगे, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी भी कूड़े को उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका अच्छा इसके लिए सही कथन है। आगे है 21 है, निमोनिया के लिए आवश्यक जांच कौन सा होता है। निमोनिया के लिए मूत्र परीक्षण, ब्रोंकोस्कोपी, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे। देखिए सीटी स्कैन हम लोग कब करवाते हैं, जब लगता है ज़्यादा समस्या है। वैसे अगर जो बीमारी अगर एक्सरे से पता लगने वाला हो तो एक्सरे तक सीमित रखते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना रेडिएशन तगड़ा होता है। एक्सरे का सीटी स्कैन से कम रेडिएशन होता है। एमआरआई का सीटी स्कैन काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना, सीटी स्कैन से भी ज़्यादा। तो अगर सीटी स्कैन में जो बातें पता नहीं लगती वो एमआरआई करवाते हैं, ठीक है ना, जो काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी होता है उसमें। सीटी स्कैन में अगर मान गए एक्सरे से नहीं पता चल रहा है तब जाके हम एक्सरे करवाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है अपन वो चेस्ट एक्सरे ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है निमोनिया में, ठीक है ना। 22 नंबर है, उपचार के कितने समय बाद निमोनिया में सुधार आ जाता है, ठीक है ना। उपचार में कितने समय बाद में जो है निमोनिया में संभावना है सुधार आने की। 18 से 24, 48 से 42 घंटे, 96 से 100 घंटे, 120 से 150 घंटे। तो माय डियर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया के उपचार के लगभग 120 से 150 घंटे में जो है आपको सुधार जो है देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनोकोकल वैक्सीन के प्रकार है, यानी निमोनोकोकल जो वैक्सीन है इसका प्रकार क्या है। संयुग्मित है, पॉलीसेक्राइड है, पानो है, पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है मोनो होगा, पानो नहीं होगा, ठीक है। मोनो याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए 23 का राइट आंसर होगा संयुग्मित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। निमोनोकोकल एक संयुग्मित वैक्सीन है, ओके। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर है, ट्यूबरकुलोसिस मुख्यतः कौन से प्रकार की कोशिका पर प्रभाव बोलता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किस प्रकार के सेल पर प्रभाव बोलता है, आरबीसी पर, प्लेटलेट पर, या फिर एसिनोफिल्स पर, एसिनोफिल होगा, और मैक्रोफेज पर, किस प्रकार के सेल पर प्रभाव डालता है। तो माय डियर जो ट्यूबरकुलोसिस होता है आरबीसी पर प्रभाव डालता है, और आपको पता होगा आरबीसी इसमें जैसे ही ट्यूबरकुलोसिस होता है व्यक्ति में एनीमिया के लक्षण भी आने लगते हैं, आरबीसी नष्ट होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नापने को पेज होते हैं, एरोमीटर, बैरोमीटर, स्फेग्नोमीटर और पेरीमीटर। तो आप लोग को एक चीज़ पता है कि स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है यह रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट युक्ति है। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर है, पल्स प्रेशर नब्ज दबाव का जो है हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। पल्स प्रेशर जो होता है
पल्स प्रेशर नब्ज दबाव का सूत्र क्या है निकालने के लिए, ठीक है ना, निकालने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए सिस्टोलिक बीपी प्लस डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी प्लस माइनस डायसिस्टोलिक बीपी, ठीक है ना, डायसिस्टोलिक बीपी माइनस सिस्टोलिक बीपी और डायसिस्टोलिक बीपी इनटू में सिस्टोलिक बीपी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि पल्स प्रेशर नब्ज दबाव का सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े हैं तो कमेंट करें। 27 नंबर है, निम्न में से सबसे पहले निकलने वाला दांत कौन सा है, सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है इस चीज़ को पता होना चाहिए। दाढ़, प्रीमोलर, केनाइन, कृंतक। तो सबसे पहले जो दांत निकलता है अपन वो कृंतक, ऑप्शन नंबर डी राइट याद रखिएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, समानता आहार नाल जीआई ट्रैक्ट में उपस्थित मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को निम्न में से किस टर्म से जाना जाता है। जो हम लोग भोजन वगैरह निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो संकुचन होता है, तभी तो भोजन के नीचे की तरफ धकेलता है ना। तो कहता है वही जो आहार नाल है, जीआई ट्रैक्ट है, वह संकुचन जो होता है उसमें जो मांस मस्कुलर है उसमें जो संकुचन होता है उसको किस टर्म में जानते हैं, कर्मांकुंचन, पक्षाघात, संकुचन या पेरिस्टेसिस, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कर्मांकुंचन होगा। कर्मांकुंचन गति आप लोग पढ़े होंगे, इसी टर्म से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। आगे है 29 नंबर है, निम्न में से सबसे पहले प्रकट होने वाला परमानेंट टीथ कौन सा है। सबसे पहले प्रकट होने वाला परमानेंट टीथ पूछ रहा है, ऊपर हम लोग पढ़े सीधा कि पहले कौन निकलता है, कृंतक। अब यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट, वो भी सबसे पहले परमानेंट प्रकट होने वाला दांत कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहली दाढ़, पार्श्व कृंतक, पहला प्रीमोलर, मध्य कृंतक। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहली दाढ़। पहली दाढ़ जो होता है परमानेंट टीथ होता है जो सबसे पहले निकलता है। 30 नंबर का है, समानतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सा पदार्थ पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहाँ पे हमको किडनी जो है छानने का काम करता है, तो उसमें कौन सा पदार्थ पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। पानी, ग्लूकोज, सोडियम, यूरिया। तो हम लोग जानते हैं यूरिया भी निकल जाता है, सोडियम भी निकलता है, पानी भी निकलता है, तब तो मूत्र निकलता है। लेकिन ग्लूकोज अवशोषित हो जाता है, मान गए ग्लूकोज अगर अवशोषित नहीं होगा, ग्लूकोज जो है निकलने लगेगा तो डायबिटीज़ का संकेत दे देगा, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज का उपस्थित होना डायबिटीज होता है। इसलिए ग्लूकोज पूर्ण तरीका से अवशोषित हो जाता है, इसीलिए यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है, तो वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे है 31 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर में निम्न में से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गेन का उदाहरण कौन सा है। 31 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गेन का उदाहरण किडनी, दिल, पेट और सिस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गेन का उदाहरण इसमें जो होगा किडनी होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 है, निम्न में से किस ऑर्गेन के द्वारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं, किस ऑर्गेन अंग के द्वारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं, यानी AH ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। देखिए हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क, पूर्वकाल प्यूट्रिट और यहाँ पे आपका आता है पश्च प्यूट्रिट। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए माय डियर कि जो पिछले वाला प्यूट्रिट ग्लैंड होता है, पिछला भाग होता है, पोस्टेरियर जो प्यूट्रिट ग्लैंड होता है ये आपके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ओके। आगे है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, स्टार्च, टीबर, शुगर, माल्टेज, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी शुगर, चीनी, ठीक है ना। आगे है 34 नंबर, पॉलीसेकेराइड्स है, इन चारों में पॉलीसेकेराइड्स कौन है ये बताना है। सेक्रेटिन, परलैक्टोज, ठीक है ना, टाइलिन एंड माल्टोज, ठीक है ना, माल्टोज। तो राइट आंसर जो होना है वो ऑप्शन नंबर सी टाइलिन आपका पॉलीसेकेराइड है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे हमारा बनता है एक क्वेश्चन है, लास्ट है आज की इस वीडियो को, कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है ये हमसे पूछ रहा है, डाइसेकेराइड, एमिनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड, एंजाइम। तो देखिए 35 एंजाइम ही तो पूछ रहा है, तो एंजाइम तो होगा नहीं। तो 35 का राइट आंसर मोनोसेकेराइड जो होता है एंजाइम, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम आता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप सभी के बीच में कुल मिला के 35 क्वेश्चन मैंने किया।
एक बात आप लोग बताइए, इन 35 में से कितना सही कर पाए? 35 में से अगर आप 25 नहीं जानते थे, मुश्किल है जानना, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेस्ट तैयारी जॉब के पर्पज से नहीं है। क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया ये मीडियम क्वेश्चन है, ये मीडियम है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अगर 25-24 अगर आप सही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं मुश्किल है पढ़ाई में, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।